यहाँ पे कुछ हिंट मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला हिंट मैं दूँ तो मोर देन मतलब 4 से ज़्यादा, बस 5 वाला लेंगे तो वो तो टेंशन नहीं, बस एट मत जाना, आपका एम है। और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों ये पूरे पार्ट में। जिस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या आएगा दोस्तों, ई आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इसका एक और सिंपल सा फंडा है। बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया है तो बहुत सिंपल, पर सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे मैंने इसके वीडियोस चैनल पे बना के अपलोड किए, पर आपने बहुत दिनों से मांग की कि सर प्लीज़ वन शॉट वीडियो लेकर आओ, तो फाइनली मैं लेके आया। बस अब आप सपोर्ट दिखाओ, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। जितना आप लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे उतना मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा। जितना नीचे कमेंट कर सकते हो, कम से कम 500 कमेंट कर दोगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो चाहिए नीचे आप लिखना उस टॉपिक को कि सर प्लीज़ इसका वन शॉट वीडियो बनाओ, तो वो बना दूंगा। अराउंड 35 मिनट्स में 30 मिनट्स के आसपास आपका पूरा का पूरा रिविजन आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 2 के स्पीड पे लगाओगे तो भाई 15 मिनट पे हो जाएगा, पर मैं बोल रहा हूँ कि आराम से 30 मिनट्स 2 के स्पीड पे मत लगाओ, आराम से 30 मिनट्स पूरा देखो। पूरे के पूरे आपके 14 मार्क्स दोस्तों कवर कर देगा ये वीडियो। और दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो भाई वहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें चल रही है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो भाई आप जाके जुड़ जाओ। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई दे रहा होगा, लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स 2 तरह से चल रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है और एक लाइव है। तो दोस्तों लाइव वाले सेशन में आपको ये बेनिफिट है कि आपको वहाँ पे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर लाइव का पार्ट अगर आपने, जैसे कि लाइव वाला जो पार्ट है उसमें आपको एक बेनिफिट है, क्रैश कोर्स का पूरा लेक्चर मिल जाएगा और साथ में वहाँ पे आपको लाइव के पूरे जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्रैश कोर्स के पूरे लेक्चर्स वो मिल जाएगा, डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप फटाफट जाके जुड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो चाहिए वो भी आप कमेंट करना, तो जल्दी ही मैं वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। चलते हैं आगे, 1 बाय 1 सम को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, यहाँ पे एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये एक सीधा फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ हिंट मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला हिंट मैं दूँ तो यहाँ पे आपको P और Q का वैल्यू पता होना चाहिए। अब जैसे दोस्तों कोई कॉइन का क्वेश्चन आता है, तो समझ जाया करो कि वहाँ पे P का वैल्यू हाफ होगा, Q का वैल्यू भी दोस्तों हाफ होगा। अगर कहीं पे लिखा है जैसे 20% लिखा है कहीं पे, ये सब समझ जाना, ये सब P के वैल्यूज है। 20% को आप क्या लोगे 20/100, फिर फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा दोस्तों 0.2 समथिंग आएगा। या आप यहाँ पे कट करके इसको 2/10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आपको P मिल गया, जैसे अगर समझो ये 0.2 आया तो आपके पास एक और फॉर्मूला है P + Q = 1। अगर ये 0.2 है, ये Q = 1 है, तो Q = 1 - 0.2, देन Q = दोस्तों यहाँ पे आंसर आप क्या लिख सकते हो 0.8। तो यहाँ पे आप Q का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको Q पता होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों n कैसे पता करें। सर नहीं समझ में आता सर n कैसे पता करें। तो देखो मैंने हमेशा बोला कि n मतलब हमेशा याद रखना जहाँ पे एक्शन परफॉर्म होता है। अगर हम बोलेंगे 5 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, मतलब ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो समझ जाना वो एक्शन है, तो वो आपका n है। और दोस्तों कभी भी आपके क्वेश्चन में आपको लिखा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। बट अगर वहाँ पे बोला है हाउ मेनी नंबर्स, तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैपिटल N दिया होगा, तो लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आपको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना है। बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए पता, आप आराम से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको चाहिए, जैसे NC 0 है, NC 1 है, सॉरी NC N है, तो ये दोनों का आंसर दोस्तों 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर आपको 5C 0 दिखाई दिया, 5C 5 दिखाई दिया, तो ये दोनों का आंसर दोस्तों 1 आएगा। बट दोस्तों कहीं पे अगर आपको समझो 5C 1 दिखाई दिया, जैसे NC 1, तो इसका आंसर दोस्तों 5 आएगा। बट दोस्तों कहीं पे अगर आपको 5C 2 दिखाई दिया, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कैलसी से भी सॉल्व करने आता है, आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 5 है, उसके ऊपर 5 के साथ आपको 2 स्टेप बैक आना है। ये बोलता है कि बैक जाओ, तो 5 जाऊँगा और 4 जाऊँगा, 2 स्टेप बैक गया। और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, फिर इसका कैलकुलेशन आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10C 3 है, तो आप क्या करोगे,
10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 3 स्टेप बैक गया क्योंकि नीचे 3 लिखा है, फिर 1 2 3। और एक और यहाँ पे हिंट अगर आपको और पता चल जाए तो आपकी चीज़ें इजी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5C2 है, 5C समझो 10C7 है। अब 10 के बैक आपको कितना स्टेप जाना होगा दोस्तों, कैलसी कहाँ है, 10 के बैक आपको कितना स्टेप जाना होगा, 10 के बैक आपको टोटल आरो को भेजना, 10 के बैक आपको दोस्तों टोटल 7 स्टेप जाना होगा। भाई 7 स्टेप जाने से अच्छा है कि इससे अच्छा एक ट्रिक सर बता दो ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये 10 को ऐसे लिखो, 10 - 7 करोगे दोस्तों 3, तो आप यहाँ पे आराम से 10 के बैक बस 3 स्टेप जाना होगा, मतलब ये दोनों के आंसर सेम आएंगे। कभी अगर आपको बड़ा नंबर दिखा तो आप माइनस करके लिख दो, जैसे अभी यहाँ पे 10 6 है। अब 6 सॉल्व करने से अच्छा है 10 - 6 4, तो 10C4 का आंसर और इसका आंसर सेम ही होता है। अब लगभग मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है। ये पूरे प्रोबेबिलिटी में हमेशा याद रखना, आपको 2-3 डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एटलीस्ट, एक होता है दोस्तों एटमोस्ट, एक होता है दोस्तों एग्जैक्ट। आरो मेरा कैल्सी ढूंढना कहाँ पे, शायद यहाँ आएगा, कैल्सी गायब हो गया यार। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एटलीस्ट अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो एटलीस्ट मतलब जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, n इक्वल टू समझो मैंने यहाँ पे लिखा है 5, और मैं यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ एटलीस्ट 4 बोल रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों 4 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। इसका मतलब है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लोगे, स्टार्टिंग 4 होगा, उसके आगे आप जा सकते हो। और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लोगे, x इक्वल टू 5, यहाँ पे x इक्वल टू लिख देना। आप बोलोगे सर इसके आगे और क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ n इक्वल टू दोस्तों क्या है 5 है, तो जस्ट ये आपका एंडिंग पॉइंट है। अगर यहाँ 6 होता तो आप 4 5 6 भी लेते। अब दोस्तों हम क्या करते बताएं, ये एक आपको समझा। एटमोस्ट मतलब हमेशा याद रखना अपने को 0 से स्टार्ट करना है, और जो नंबर दिया है वहाँ तक बस पहुँचना है, वो एंडिंग पॉइंट वाला नंबर है। तो 0 से स्टार्ट करना है और जो नंबर दिया गया है वहीं तक अपने को पहुँचना है। तो दोस्तों अगर समझो यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये वाला सम अगर मैं लूँ, यहाँ पे लिखा है एटमोस्ट 2 बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये एंडिंग पॉइंट 2 होना चाहिए। और हमेशा एटमोस्ट दिया है 0 से स्टार्ट करना है, एटलीस्ट बोला है जो पॉइंट दिया है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, और 1 के बाद क्या आता है दोस्तों 2 आता है। और दोस्तों अगर ये इस तरह से आपको याद रखना है एटलीस्ट और एटमोस्ट। पर अगर दोस्तों यहाँ पे बोला है मोर देन मतलब 4 से ज़्यादा, बस 5 वाला लेंगे, तो वो तो टेंशन नहीं, बस एटलीस्ट और एटमोस्ट में गड़बड़ नहीं करना। और कहीं पे अगर एग्जैक्ट डेटा अगर आपको बोला है कि जैसे कि 3 पूछा है, 3 डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दो, यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है तो डायरेक्ट 3। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोबेबिलिटी का दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट सम पे, और फर्स्ट सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सम है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एग्जाम्पल अनबायर्स कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स। देखो मैंने हमेशा बोला कि अगर कॉइन आया तो आपको क्या करना है दोस्तों, कॉइन अगर कभी भी आया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, P इक्वल टू क्या लोगे दोस्तों 1/2, Q इक्वल टू क्या लोगे दोस्तों 1/2 कॉइन के अंदर। अब टॉस कितने बार किया है दोस्तों 5 टाइम, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5, ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है गेटिंग 3 हेड्स। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। पहला क्या बोला है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कितने हेड्स के बारे में 3 हेड्स। और दोस्तों दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों एटलीस्ट 4 हेड्स। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, 3 हेड्स अगर बोला हुआ है, पर उसके पहले आपको क्या करना है फॉर्मूला लिख लेना है। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, स्मॉल x विच इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 3 हेड्स बोला है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x
इक्वल टू डायरेक्ट 3 लोगे, यहाँ पे कोई एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है तो डायरेक्ट 3। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 पुट कर दो। देखो c है, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, p का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x मतलब ये वाला 3 सेम, यहाँ पे 1/2 है, ये देखो यहाँ पे 5 - 3 कितना आएगा दोस्तों 2। जस्ट आपको इसको कैल्सी में सॉल्व करना है और कैल्सी में सॉल्व करके आपका आंसर फास्ट आपको निकालने की कोशिश करना है। अब देखो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है। देखो अगर मैं 5c3 को सॉल्व करूँ, 5c3 कैसे सॉल्व होगा, 5 × 4 × 3, 1 × 2 × 3, यहाँ पे 1/2 का क्यूब और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर। अब दोस्तों देखो ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो आप देखो 5 × 4 और नीचे दोस्तों 1 × 2 और जस्ट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या लेना है दोस्तों 1/2 का क्यूब और फिर इसके बाद क्या लेना है दोस्तों 1/2 का स्क्वायर और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर कितना है दोस्तों 5/16। इन केस अगर किसी ने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा 0.3125 सही है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना कि हमारा रॉन्ग है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जैसे ही सॉल्व हो गया, अब आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एटलीस्ट 4 हेड। अब एटलीस्ट 4 हेड बोला है तो ये भी मैंने सीखा है। यहाँ पे आप क्या लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एटलीस्ट मतलब क्या, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 4 लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 5 लेंगे। अब बोलोगे सर आगे क्यों नहीं गए, आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि n का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा n मतलब क्या 5, c यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा p, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों q, 5 - 4 यहाँ पे 1, यहाँ पे n, यहाँ पे c, यहाँ पे x, यहाँ पे p कितना है दोस्तों 1/2 और यहाँ पे q कितना है दोस्तों 1/2। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 लिखोगे और यहाँ 5 - 5 यहाँ पे 0। अब आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो मैंने हमेशा बोला कि 5c4 का आंसर 5c1 को इक्वल होगा, क्योंकि 5 - 4 करोगे तो 1 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 5c1 मतलब 5 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा। 5c5 अगर आप करने जाओगे तो यहाँ पे आंसर दोस्तों 1 आएगा, ये 1/2 होगा और 1/2 मतलब 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2 में दोस्तों 4 लिखूँगा और यहाँ पे 1/2 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2 और रेस 2 में क्या लिखूँगा दोस्तों 5। तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 3/16। आप चाहिए तो इसको डेसिमल में लिख सकते हो 0.1875। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया। अब मैंने बोला कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यही एग्जाम कितने में 2 बार एग्जाम में पूछा गया सम है और ये सम भी आपको बहुत आसानी से सॉल्व करने आएगा। इफ 20% ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन आर डिफेक्टिव। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी आपको परसेंट में डेटा दिया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, p इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 और ये यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 0.2। अगर आप इसको कैल्सी में देखते हो तो, अगर नहीं तो इसको 2/10 रखते हो या 1/5 रखते हो, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपने p निकाला तो तुरंत आप q निकालो। q मैंने क्या बोला है कि 1 माइनस आप p कर दोगे तो q मिल जाएगा। तो 1 - 0.2 करो, 0.8 आ गया, q भी आ गया आपके पास। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बोल्ट ड्रॉन एक्शन हो रहा है, तो मतलब ये n है। और दोस्तों यहाँ पे अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम तो अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे समझेगा कि ये बाइनोमियल का है कि पॉइजन का है। पॉइजन के मोस्ट ऑफ द सम में वहाँ पे पॉइजन मेंशन होता है, नॉर्मल वाले सम में भी नॉर्मल मेंशन होता है। बट पॉइजन का एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ जब मैं पॉइजन सॉल्व कराऊंगा। मोस्टली अगर कहीं पे ऐसे आंसर्स आते हैं पी के आंसर्स दोस्तों ऐसे आते हैं और ये एन का आंसर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमेशा समझ जाना कि वो पॉइजन से सॉल्व होगा। पर अगर समझो 0.2 आया, अगर वही 0.02 आया तो रहता, तो एक बार सोच सकते थे कि ये हो सकता है कि इसको मैं पॉइजन से सॉल्व करूँ और वहाँ पे आपको तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। और इन केस कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो दोनों मेथड से सॉल्व होते हैं, तो आप दोनों में से कौन सी मेथड से सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है, आपको मार्क्स मिलेगा। बट वहाँ पे अगर मेंशन है पॉइजन तो आपको पॉइजन से करना है। अभी आगे हम पॉइजन भी कवर कर रहे हैं। तो n = 4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। कोई भी सम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले फॉर्मूला
पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा आपका पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप पहला पार्ट लिखोगे दोस्तों, वन इज़ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, वन इज़ डिफेक्टिव। अगर याद रखना यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स बोला होता तो समझ जाना कहीं ना कहीं एन का वैल्यू दिया होगा, कैपिटल एन, लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। उस टाइप का सम भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सम्स और मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों, वन इज डिफेक्टिव, वन इज डिफेक्टिव मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 पुट करना है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, एन का वैल्यू कितना है 4 है, सी एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.2 और यहाँ पे 1 आएगा, क्यू का वैल्यू कितना है 0.8 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1, n-8 अगर आप लेने जा रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n का वैल्यू कितना है 4-1, यहाँ पे 3। अगर आप कैल्सी में इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखो गर्मी का सीज़न है तो ठंडा पानी ये सब हमेशा पीना चाहिए, और लगातार काम कर रहा हूँ तो पी सकता हूँ। कमेंट करके बताना क्या था, ये जलजीरा था कि पुदीना था, क्या था। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर अब आपको निकालना है, अब कैल्सी में आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं बी की बात करूं, क्या बोला है दोस्तों, एटमोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, एटमोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। अब यहाँ पे एटमोस्ट 2 आर डिफेक्टिव अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ P ऑफ एक्स, एटमोस्ट मतलब मैंने बोला है लेस देन, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, मतलब इसका स्टार्टिंग इससे होगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको क्या करना है, इसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, एन का वैल्यू कितना है 4, सी एक्स कितना है दोस्तों 0 है, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.2, क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.8, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.4 यहाँ पे देखो P ऑफ x इक्वल टू 1, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 0.4 समथिंग कुछ है। यहाँ पे आप लोगे तो दोस्तों क्या आएगा 4C, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, 0.2 और 0.8। तो यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2, 4 - 2 यहाँ पे क्या आएगा 2। अब ये पूरे को आप अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो और तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी सम आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। और भी अगर आपको एक्स्ट्रा सम चाहिए तो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर सॉल्व करा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जाके रिवाइज कर सकते हो। एटलीस्ट आपसे नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों रिकॉर्डेड फॉर्म में तो एटलीस्ट ले लो, जिसमें इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। और साथ में अगर आप क्विक रिविजन करना चाहते हो तो उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा का पूरा पार्ट 1 शॉट में भी रिवाइज करा है। मतलब चाहोगे तो आप 2 दिन में भी, 1 दिन में भी पूरा का पूरा, आज सुबह से बैठ के शाम को भी पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से चीज़ें हैं। तो अगर आप ले रहे हो तो डिटेल लेक्चर्स वाला अगर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका कोई दोस्त होगा, 2 लोग मिल के ले लो, और आजू बाजू में अगर रहते हो तो एक दिन साथ में पढ़ लो, क्योंकि एक ही मोबाइल में वो चलने वाला है। बस मेरा मोटो क्या है कि आपको बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज होना चाहिए। बाकी आपके लिए तो मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सम कैसे सॉल्व होंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे आपको, अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट अगर आपको रिवाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको किस तरह से करना है। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे देखो m इक्वल टू एन पी है, वेरियंस इक्वल टू m है, और पे पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू r है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है तो दोस्तों देखो यहाँ पे n इक्वल टू एम पी है, ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। m इक्वल टू एन पी मतलब मीन है। यहाँ पे 2 टर्म्स हमेशा दिए जाएंगे दोस्तों, मीन दिया जाएगा और दोस्तों या तो दूसरा टर्म क्या दिया जाएगा दोस्तों, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज या मीन ऐसे 2 टर्म्स दिए जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए अगर एवरेज कहीं पे दिया तो उसका मतलब भी मीन दिया गया है, मीन दिया गया तो भी वो मीन ही है, m है। और दोस्तों यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, m। अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर वेरिएंस दिया है तो वो भी समझ जाना आपका m है। और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों ये पूरे पार्ट में, जिस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू माइनस m
एम रेज टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एम रेज टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर, और नीचे क्या आएगा दोस्तों आर का फैक्टोरियल। तो ये सीधा सिंपल आपके दिमाग में बैठ गया, ई रेज टू माइनस एम, एम रेज टू आर और अपॉन क्या आएगा दोस्तों आर का फैक्टोरियल। तो सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइटम डिफेक्टिव इज, अब देखो यहाँ पे P विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0.005। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये आपको क्या मिल गया दोस्तों P। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि अगर कहीं पे भी 0.005 है तो थोड़ा सा आइडिया रखना कि भाई हो सकता है ये पॉइजन से सम सॉल्व हो। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ई रेज टू समथिंग दिया है, तो समझ जाना भाई ये सम तो पॉइजन से ही सॉल्व होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3, मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू दोस्तों 3 है। जैसे वहाँ पे हम एक्स लेते हैं, यहाँ पे आर आएगा। और इन दी सैंपल ऑफ 200, देखो सैंपल ऑफ 200 मतलब n इक्वल टू कितना है दोस्तों 200 है। यहाँ पे देखो मैंने बोला था n का वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा और p का वैल्यू स्मॉलर रहेगा, आर डिफेक्टिव। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले m निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें m चाहिए। वो कैसे आता है, n इंटू पी। n कितना है दोस्तों 200 है, मल्टीप्लाई बाय क्या 0.005। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर कितना है दोस्तों 1। अब यहाँ पे अगर मेरा आंसर 1 आया तो मुझे यहाँ पे भी देखो ई रेज टू माइनस 1 का वैल्यू दिया, तो इससे ये पता चल गया कि भाई ये इसी टाइप का सम है। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा x विच इज इक्वल टू आर, ई रेज टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस एम, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम रेज टू आर और अपॉन आर फैक्टोरियल, जो मैंने आपको पीछे लिख के दिया है ये देखो यहाँ पे। और ये वाले पार्ट का दोस्तों आपको नोट्स हमारे एप्लीकेशन में प्रदीप गिरी एकेडमी पे फ्री कंटेंट में फ्री नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, यस r का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ई रेज टू माइनस एम, एम की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, और इंटू एम की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1, और r का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, और फिर से नीचे क्या है दोस्तों आर फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो यहाँ पे दोस्तों हाँ सबसे पहले ई रेज टू माइनस 1 का इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दिया है। अगर नहीं दिया रहता तो आप कैलसी से भी निकाल सकते थे, 3679 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 फैक्टोरियल आप ऐसे ही ले लो। इस पूरे को आप कैलसी में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 0.3679 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस करोगे तो हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 0.0613 परफेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर मिल गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, तो आपको यहाँ पे P का वैल्यू पता चल गया दोस्तों 2% मतलब 2/100। और अगर जिनको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करने आ रहा है अपने कैलसी में भी रखोगे तो आपको समझ में आएगा। और या तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें समझ में आया 0.02, आइडिया आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब, तो यहाँ पे दोस्तों n इक्वल टू कितना है 100 है। तो मैंने बोला देखो p और n बहुत ही डिफरेंस दिखाई देगा, n बहुत बड़ा रहेगा, 100 में चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ये n वाला सम अगर बाइनोमियल से सॉल्व करने जाओगे तो 100 मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम पॉइजन से सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 बल्ब, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बल्ब फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आपको r का वैल्यू कितना लेना है 3, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको p ऑफ x विच इज इक्वल टू यहाँ पे r की जगह पे क्या रखना है 3, और एटमोस्ट 2 बल्ब, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एटमोस्ट बोला है तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एटमोस्ट 2 ना 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे पहले m का वैल्यू निकाल दो, n और p को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 2। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, आपका आंसर सीधा सिंपल आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस टाइप के भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के भी अब कोई भी सम आ जाए आपको सॉल्व करने आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर।
नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं। अब नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लेके लोगों में बहुत टेंशन है। आज मैं आपको टेंशन को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवाइज करा दूंगा, तो आप यहाँ पे ये भी पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने हमेशा बोला कि एक बेसिक फार्मूला है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं। मोस्टली जो मेन फार्मूला है दोस्तों इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों म्यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सिग्मा। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों ये म्यू मतलब क्या होगा। तो म्यू मतलब दोस्तों क्या होगा, मीन होगा, और कहीं कहीं पे इसको एवरेज लिखा होगा। तो ये आपको तकलीफ में नहीं आना है, कहीं पे एवरेज और कुछ दिया रहा तो समझ जाना है भाई ये मीन है। और सिग्मा मतलब दोस्तों क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको दो चीज़ दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, जिसके बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने z इक्वल टू 0 रखा है। अब z इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे देखो बेल टाइप मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये जो एरिया रहता है दोस्तों ये 50% रहता है, ये 50% रहता है। पहला ये इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पता होना चाहिए। 50% को मैं 0.5 लिख रहा हूँ, ये 50% है 0.5। अब दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी हमें x का वैल्यू दिया होगा, जैसे वो कभी भी चेक करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, वो तो मैं सम सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम z का वैल्यू निकालते हैं। अगर इन केस अपना z का आंसर 1.2 आ गया तो प्लस है तो उस साइड लिखेंगे, माइनस है तो दोस्तों इस साइड लिखेंगे। अब ये दोनों के बीच का बिटवीन बोला है कि ये दोनों के बिटवीन हमें जो एरिया है दोस्तों वो फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा दोस्तों, ये दोनों के बीच वाला जो एरिया है। तो इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पे z इक्वल टू ऐसे आपको दिया रहेगा, एरिया ऑफ z 1.2, इसका कुछ आपको वैल्यूज दिया रहेगा, आपको इसका टेंशन नहीं है। और यहाँ पे भी दिया रहेगा z इक्वल टू, ये देखो -1 है पर आपको 1 फॉर्म में दिया होगा, प्लस फॉर्म में दिया होगा, आपको यहाँ पे भी दिया होगा। तो इसका अगर आपको टोटल आंसर निकालना है तो बहुत सिंपल सा है। देखो ऐसे ही अगर डायग्राम्स आते हैं तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ z इक्वल टू 1.2, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो z इक्वल टू 0 to 1.2, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एरिया z विच इज इक्वल टू 0 to z विच इज इक्वल टू 1.2 प्लस एरिया z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू, अब देखो मैंने ये लिया और यहाँ से ये वाला लो, तो 0 to 1, मैंने यहाँ पे -1 को 1 लिखा। अब ये इसका जो भी इन्होंने आंसर दिया वो रखो, इसका जो भी आंसर दिया ये रखो, दोनों को प्लस कर दो, हो गया आंसर। क्या है यार, एकदम सिंपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे दूसरा केस ऐसा आता है, हो सकता है कि यहाँ पे 1.2 आए और यहाँ पे भी माइनस में 1.2 आए। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया 0 to 1.2, एरिया 0 to 1.2, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इसका एक और सिंपल सा फंडा है, एरिया z 0 to z विच इज इक्वल टू 1.2। ये जो एरिया है दोस्तों देखो यहाँ पे ये इसका भी सेम है, बस ये माइनस में है, मतलब दोनों सेम है। तो आप इसको डायरेक्ट 2 से इंटू कर सकते हो। तो अगर दोनों वैल्यूज, अगर जैसे यहाँ पे 1.2 था, यहाँ पे भी 1.2 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, पर अगर नहीं है तो अलग अलग है तो उसको प्लस करता, और अगर दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तीसरा केस दोस्तों इसमें क्या बन सकता है, प्लीज़ समझने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि एरिया जो है देखो z विच इज इक्वल टू 1.2 मोर देन, ऐसा आपको लिखा रहेगा, इससे मोर देन वाला चाहिए, बियॉन्ड चाहिए, ऐसा लिखा रहेगा। इससे ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर मतलब दोस्तों इस साइड में, मतलब इसके आगे का जो एरिया है ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करना तो इस टाइप के सम्स में आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो मैंने हमेशा बोला कि ये जो पूरा पार्ट है, मतलब ये इक्वल के उस साइड का पार्ट है, वो कितना है दोस्तों 50%, 50% मतलब 0.5। और दोस्तों उसमें से हमें ये आगे वाला चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है 0 से लेके ये वाला जो एरिया है दोस्तों उसको नहीं चाहिए, तो उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एरिया 0 से लेके हमें z इक्वल टू 1 तो नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो ये पूरा 0.5, उसमें से मैंने यहाँ से यहाँ तक का एरिया नहीं चाहिए, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस। अब जो बचा एरिया उसके आगे का वो अपना आंसर। अब दोस्तों आप कोई भी सम सॉल्व करो, आपको सम सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे इन अ टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इनडायरेक्टली ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये n का वैल्यू होगा, पर ये यहाँ पे हमें स्मॉल n की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या है वो आपको आगे समझेगा। इट वॉज फाउंड दैट द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर मेक वॉज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सम सॉल्व करना है, और नीचे एरिया दिया है तो भी समझ जाना। एवरेज, ये देखो ये वर्ड मैंने बोला था हाईलाइट रखो भाई, एवरेज बोला है। एवरेज लाइफ मतलब यहाँ पे क्या एवरेज है। अब एवरेज लाइफ ऑफ 2040 आवर्स, मतलब मैंने क्या बोला, एवरेज मतलब म्यू होगा यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में,
ये हमें म्यू मिल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा है 60 मिल गया। एस्टिमेट दी नंबर, अब देखो एस्टिमेट दी नंबर, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल के लास्ट में अपने को मल्टीप्लाई करना है एन से। मैंने देखो ये स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, इस टाइप का अगर कभी भी आया कि हाउ मेनी नंबर्स, तो मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कहीं भी आपको कैपिटल एन दिया होगा, ये देखो ये हमेशा समझ जाना, मतलब ये जो है दोस्तों कैपिटल एन है, लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा आपको हिंट कहीं पे मिलेगा। हम जितने बल्ब का टेस्ट कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे एस्टिमेट दी नंबर ऑफ बल्ब, अब यहाँ पे ऐसा बोला था कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इतने में ही हम सॉल्व कर देते। अब देखो यहाँ पे एस्टिमेट दी नंबर ऑफ बल्ब टू बर्न, पहला बिटवीन 1920 आवर्स टू 2160 आवर्स। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू है दोस्तों, ये देखो ये 1920 है, मैं चाहिए तो इसको x1 ले रहा हूँ, इसको दोस्तों मैं x2 ले रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है दोस्तों 2160 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज दिया है उस पर तुरंत आप z निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मैं z1 निकालने की कोशिश करूँ तो अपने पास देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, z विच इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये अपने पास पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x का वैल्यू कितना है 1920, म्यू कितना है दोस्तों 2040, सिग्मा कितना है दोस्तों 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करें कैलसी में तो अपने को कुछ आंसर मिलेगा। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1920 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे -2 आंसर मिल रहा है। और जो आंसर मिल रहा है एक बार चेक कर लेना, -2 से रिलेटेड कोई एरिया दिया है क्या, देखो 2 से रिलेटेड दिया है, मतलब अपना ये आंसर परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो दूसरा आप निकाल लो, Z2 विच इज इक्वल टू 2160 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, अब देखो दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे मैंने 2160 ले लिया, मीन तो यही रहेगा 2040, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 2160 माइनस 2040 और अपॉन 60, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखो मैं यहाँ पे इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ तो ये देखो बेल शेप डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे z विच इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 2 आया प्लस में, और यहाँ पे z इक्वल टू -2 आया। देखो ये प्लस और -2 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें जो x का वैल्यू है दोस्तों वो किससे किसके बिटवीन चाहिए, 1920 से लेके 2160 के बीच में चाहिए। और इसी को मैं इनडायरेक्टली क्या बोलूँगा, p ऑफ z के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा दोस्तों, -2 से लेके +2 के बीच में आएगा। और फाइनली अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो आप यहाँ पे एरिया लिख सकते हो, एरिया। अब देखो दोस्तों ये देखो ये 2 है, तो मैंने क्या बोला था, जब ये दोनों सेम है तो आप एक साइड का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों सेम है। या तो आप चाहिए तो 0 to 2 लो, प्लस 0 to 2 लो, उसका भी मतलब वही है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ एरिया z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2, और ये पूरे आंसर को आप 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो प्लस यहाँ का भी कर सकते हो। अब देखो इसका एरिया आपके पास है, देखो Z2 का आपके पास डायरेक्ट एरिया है 0.4772 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं इसको कैलसी के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनली दोस्तों 0.4772 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर है 9544 है। अब दोस्तों हमें ये मेरा आंसर नहीं है, हमें क्या करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब फाइंड आउट करना है। तो मैंने हमेशा बोला कि ऐसे केस में जब प्रोबेबिलिटी आ जाए नंबर ऑफ बल्ब, अब यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ बल्ब बर्न बिटवीन 1920 आवर्स एंड 1260 आवर्स, ऐसे पूरा लाइन लिखना। यहाँ पे आप क्या करोगे, कैपिटल एन से ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का जो भी आंसर आया है दोस्तों 2160, इसको मल्टीप्लाई करोगे। कैपिटल एन कितना है दोस्तों, कैपिटल एन है 2000, और इसको 0.9544 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.9544, अगर आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आपका फाइनली 1908.8 आता है, और जिसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ 1908, ये देखो ये 8 है ना, तो इसको मैं 9 लिख सकता हूँ। ये अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 बढ़ा दो, तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इतने बल्ब यहाँ पे रहेंगे, डायरेक्ट आपको आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट है, इसी के अंदर एक और पार्ट है, देखो यहाँ पे मोर देन 2150 आवर्स,
अब देखो दोस्तों यहाँ पे बी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मोर देन 2150 आवर्स। अब यहाँ पे मोर देन 2150 आवर्स अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, मतलब इनडायरेक्टली आपको x ग्रेटर देन 2150 लेना है, मोर देन। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको z का वैल्यू निकालना होगा। तो z विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ही x है, दो वैल्यूज तो है नहीं, एक ही है ना यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था म्यू का वैल्यू था 2040। सिग्मा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 60 है शायद, सिग्मा 60 है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों 2150 माइनस 2040 एंड डिवाइड बाय 60। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल रहा है 1.83 मिल रहा है। तो यही परफेक्ट वैल्यू है। एक बार जो आंसर मिला है एक बार चेक कर लो एरिया में दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है मतलब अपना आंसर राइट है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपका नेक्स्ट एम क्या होगा, तो नेक्स्ट एम मेरा ये है कि अब मैं इसका आंसर निकालूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे p ऑफ x ग्रेटर देन 1250, इसी को मैं लिख सकता हूँ p ऑफ x के बदले अब z ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1.83 और समथिंग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका डायग्राम बना दो। डायग्राम मैंने बनाया, z विच इज़ प्लस में है तो 1.83। अब क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, मोर देन। मैंने बोला कि मोर देन मतलब हमेशा समझ जाना राइट हैंड साइड, लेस देन बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो मोर देन बोला है तो राइट हैंड साइड। अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट है, देखो ये मतलब यहाँ अपने को चाहिए इससे ज़्यादा। तो मैंने बोला कि इस अगर ये वाला पार्ट कभी भी निकालना है तो आप पहले 0.5 लिखो और फिर क्या लिखोगे माइनस, और ये वाले पार्ट को आप क्या कर दोगे माइनस। तो ये वाला पार्ट आप कैसे माइनस करोगे, एरिया ऑफ z विच इज इक्वल टू 0 टू z, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 0 है, 0 से z इक्वल टू 1.83। अब दोस्तों देखो ये 0.5, इसका एरिया अपने को पता है कितना एरिया दिया है दोस्तों, 0.4664, 0.4664। अब देखो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.4664, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आया 0.0336। ये हमारे पास परफेक्ट आंसर आया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमें नंबर्स पता करना है। तो इसको आप क्या करो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 0.0336। तो फाइनली हमारा 67.2 आ रहा है, जिसको आप रैंडमली 67 बल्ब कंसिडर कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो बनाया। अगर आप चाहते हो कि बाकी के टॉपिक पे भी ऐसी वीडियोस बनाओ तो उस टॉपिक का नाम आप नीचे लिखो और जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी आपके एग्जाम्स के पहले ऐसे वन शॉट वीडियोस लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।